हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही फेमस पोएम की समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे वो है मैथ्यू आर्नल्ड की डोअर बीच। इस पोएम को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और शुरुआत करेंगे हम इस पोएम की समरी से। तो चलिए देखते हैं। द स्पीकर लुक्स आउट अपॉन अ काम सी, यानी कि इस पोएम का जो स्पीकर है मैथ्यू आर्नल्ड, वो किसी समुद्र के किनारे हैं और समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत हैं, जिसे कि वो देख रहे हैं कि बिल्कुल ये शांत समुद्र है। एंड ऑब्जर्व्स द फुलनेस ऑफ द टाइड एंड द मून रिफ्लेक्टिंग ऑन द वाटर। और वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो टाइड है वो बिल्कुल फुल है, यानी कि ज्वार आया हुआ है, समुद्र का पानी उफान पर है, हालांकि वो शांत है। और जो मून है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है समुद्र के पानी में, यानी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहा होगा रात के समय का ये। लुकिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल द स्पीकर सीज द लाइट्स ऑफ द फ्रेंच कोस्ट फेड अवे। ये इंग्लिश चैनल जो है, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच का समुद्र है। इसे इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 20-22-24 मील का ये डिस्टेंस है। तो ये इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस की तरफ देख रहे हैं, अक्रॉस द सी। और इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो फ्रेंच कोस्ट था, यानी फ्रांस की तरफ की जो लाइटें हैं, वो अब बुझ गई हैं। थोड़ी देर पहले वहां रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो ऑफ हो गई हैं, अब उधर कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। While the cliffs of the English coast stand tall and bright। तो अब ये जबकि इनके तरफ, जिधर ये खड़े हैं इंग्लैंड की तरफ, इंग्लिश कोस्ट जो है, वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जो कि टाल बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, ब्राइट दिखाई दे रही हैं, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी रोशनी में चमक रही हैं। एंड द बे सीम्स काम, बे मतलब खाड़ी यानी समुद्र, तो ये काम है यानी बिल्कुल शांत है। सडनली द स्पीकर एड्रेसेस समवन एल्स, और फिर अचानक ही स्पीकर किसी और को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, किसी और से कुछ कहता है। यानी वहां पर स्पीकर अकेले नहीं है, उनके साथ भी कोई और है। हालांकि वो कौन है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं की गई है। एंड एम्प्लॉयज दिस पर्सन टू कम एंड लुक एट वॉट द स्पीकर इज लुकिंग एट। इम्प्लॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो जो ये दूसरा पर्सन यहाँ पर है, उससे स्पीकर रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पर आओ और उन चीज़ों को देखो जिसे कि मैं देख रहा हूँ। एंड टू एंजॉय द नाइट्स प्लीजेंट एयर, और ये जो खुशनुमा मौसम है, ये जो बहती ठंडी हवा है, इसे एंजॉय करो। द स्पीकर सेंसेस समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट, लेकिन स्पीकर को एहसास होता है कि कुछ तो है जो कि ठीक नहीं है। एंड डिस्क्राइब्स द स्प्रे वेयर द वाटर मीट्स द मूनलाइट लैंड, और फिर वो डिस्क्राइब करता है उस स्प्रे को, स्प्रे मतलब झाग वाइट कलर की, जहां पर समुद्र का पानी किनारे आकर टकराता है। देखिए, ये जो मूनलाइट लैंड यानी कि ये जो किनारा है समुद्र का, उस पर चांद की रोशनी पड़ रही है, मूनलाइट पड़ रही है, तो उसी को यहाँ पर मूनलाइट लैंड कहा गया है, कि जहां पर समुद्र का पानी किनारे आकर टकरा रहा है। तो रात के समय में अगर आप देखें तो एक वाइट कलर सी लंबी रेखा सी दिखाई देती है, लाइन सी दिखाई देती है, जिसे स्प्रे बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये स्प्रे, उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है राइटर। द स्पीकर इंस्ट्रक्ट्स द अदर पर्सन टू लिसन टू द साउंड ऑफ द पेबल्स एज द वेव्स शिफ्ट देम बैक एंड फोर्थ। पेबल का मतलब होता है छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर। तो यहाँ पर जो स्पीकर है, वो दूसरे पर्सन से कह रहा है कि तुम उस आवाज को सुनो। किसकी आवाज को? इन पेबल्स की, यानी इन छोटे छोटे कंकड़ों की आवाज को सुनो, जिन्हें क्या कर रहे हैं, वेव शिफ्ट देम बैक एंड फोर्थ, जो कि लहरों के साथ आगे और पीछे हो रहे हैं, यानी लहरों के साथ आते हैं, किनारे से टकराते हैं और वापस समुद्र में लहरों के साथ ही वापस लौट जाते हैं। तो उनकी जो इस तरह से लगातार रगड़ने की आवाज है, एक कंपन सा हो रहा है, वाइब्रेशन सा हो रहा है, उसको तुम सुनो, ऐसा राइटर कह रहा है दूसरे पर्सन से। अप द बीच एंड डाउन अगेन, ये कंकड़, ये पेबल्स बार बार बीच पर आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, और वापस डाउन अगेन यानी वापस लौट के समुद्र की गहराइयों में लहरों के साथ चले जा रहे हैं। द स्पीकर नोट्स
दिस स्लो रिपीटिंग एक्शन, और स्पीकर जो है वो इस काफी स्लो यानी धीमे धीमे चलने वाले लेकिन बार बार रिपीटिंग एक्शन यानी जो बार बार हो रहा हो उसको बार बार वो नोट कर रहा है कि ऐसा लगातार हो रहा है, एंड आइडेंटिफाइज इट विद एटर्नल सैडनेस। और ये आवाज लगातार वो सुन रहा है तो वो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर रहा है? एटर्नल सैडनेस के रूप में। एटर्नल मतलब ऐसी चीज जो हमेशा रहे, शाश्वत, जो कभी भी खत्म ना हो। और सैडनेस मतलब आप जानते ही हैं। तो ये एक ऐसे दुख की तरह है जो कि हमेशा से है, बिल्कुल आदिकाल से है। ऑल ऑफ ए सडन द स्पीकर थिंक्स अबाउट द एंशियंट ग्रीक प्ले राइट सोफोक्लीज। तो अचानक ही जो है, जो स्पीकर है वो सोचता है, एक एंशियंट ग्रीक प्लेराइट थे जो कि बहुत ही सैड तरह के ड्रामा लिखते थे, सोफोक्लीज उनका नाम था। तो उनके बारे में जो है स्पीकर को ख्याल आता है, वो उनके बारे में सोचता है। और ये ग्रीस के रहने वाले थे। तो देखिए आगे इस बारे में थोड़ा इन्होंने और डिटेल में बताया है। एंड इमेजिन सोफोक्लीज हियरिंग द सेम सैडनेस इन द एजियन सी एज द स्पीकर हियर्स नाउ ऑन द इंग्लिश कोस्ट। और फिर वो कल्पना करता है कि सोफोक्लीज जो कि ग्रीस का राइटर था, वो एजियन सी के किनारे, एजियन ग्रीस के पास का जो समुद्र है उसका नाम एजियन सी है। जैसे इंडिया में बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, तो वैसे ही वहां पर एजियन सी है। तो ये कल्पना कर रहा है कि सोफोक्लीज ने भी यही आवाज जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड में रहते हुए, यही आवाज सोफोक्लीज ने सुनी होगी एजियन सी में। आगे देखते हैं। सोफोक्लीज इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। और स्पीकर के माइंड में, उसके दिमाग में सोफोक्लीज क्या कर रहा है? लाइकन्स द सैड साउंड ऑफ द वेव्स टू द जनरल सॉरो ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी जो लाइकन्स का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर करना या किसी चीज के समान ही समझना। तो सोफोक्लीज जो है वो इस साउंड को कंपेयर कर रहा है, या वो क्या समझ रहा है? वो जनरल सॉरो ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मनुष्य के जो दुख हैं वो उनसे रिलेट कर रहा है इस साउंड को, जैसे कि यहाँ पर आज ये राइटर भी कर रहा है। विच मूव्स लाइक द वेव्स। और ये जो साउंड है वो भी एक वेव का साउंड है, और जो सॉरो ऑफ ह्यूमैनिटी है वो भी एक वेव की तरह मूव करती है। तो ये उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं सोफोक्लीस स्पीकर के ख्यालों में। द स्पीकर देन नोटिसेस अनदर थॉट दैट कम्स विद द साउंड ऑफ द सी। और फिर स्पीकर के ख्याल में एक और विचार आता है। किस चीज का विचार? यही समुद्र का जो आवाज है उसी से एक और विचार उनके मन में जन्म लेता है। एक्सप्लेनिंग दिस नेक्स्ट थॉट, इसके बाद वो जो उनका अगला थॉट है उसको एक्सप्लेन करते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब्स रिलीजियस फेथ एज अ सी। तो फिर वो जो रिलीजियस फेथ है यानी धर्म में जो लोगों की निष्ठा होती है, विश्वास होता है, उसको उन्होंने कंपेयर किया है एक समुद्र से। दैट वेव्स वन फुल लाइक द टाइड। जिसकी जो लहरें थीं वो बिल्कुल एक जमाना था, जैसे पहले के समय में लोगों का धर्म में बहुत आस्था थी, लोगों की बहुत ईश्वर में विश्वास था। तो ये उसी रिलीजियस फेथ की तुलना समुद्र से कर रहे हैं जिसने एक समय जो है पूरी दुनिया को घेरा हुआ था, बहुत उफान पर वो था। एट दैट टाइम इट रीच्ड अराउंड द अर्थ लाइक अ गर्डल। गर्डल का मतलब होता है एक तरह का ये आभूषण होता है, जैसे नेकलेस गले में पहना जाता है, तो गर्डल को लड़कियां कमर में पहनती हैं अपने, एक मेटल की चेन जैसी होती है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो समुद्र था जिसने सारी दुनिया को घेरा हुआ था, और किस चीज का समुद्र था? ये रिलीजियस फेथ का। और उसने किस तरह से घेरा हुआ था इस पूरी धरती को? जैसे कि एक गर्डल होता है यानी कमर में बंधी हुई मेटल की चेन होती है, उस तरह से उसने सारी दुनिया को घेरा हुआ था। नाउ दो द स्पीकर जस्ट हियर्स दैट सीज सैड रिट्रीट। और अभी स्पीकर क्या सुन रहा है? इस समुद्र की सैड रिट्रीट सुन रहा है। रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो रिलीजियस फेथ थी जिसने एक समय सारी दुनिया को घेरे हुए थी, अब वो वापस चली गई है, यानी अब दुनिया में फेथ में बहुत कमी आ गई है। एज द सी ऑफ फेथ बिकम्स स्मॉलर सेज द स्पीकर। और अब जबकि जो सी ऑफ फेथ है यानी जो विश्वास का जो समुद्र है वो अब बहुत छोटा हो गया है। इट disappears into the atmosphere and leaves the edges of the world naked।
और अब ये एक तरह से एटमॉस्फेयर में डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है, और केवल इसके एक तरह से बिखरे हुए अवशेष ही यहाँ पर बचे हुए हैं। आगे देखते हैं। द स्पीकर सडनली एड्रेसेस द कंपेनियन एज लव। इसके बाद स्पीकर अचानक ही अपने साथी को, अपने कंपेनियन को एड्रेस करता है लव कह के। लव कहने का मतलब यह है कि वो उसकी प्रेमिका है, यानी ये कोई लड़की है, कोई महिला है। देखिए, ये बात जान लीजिए कि ये पोयम जब इन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था मैथ्यू आर्नल्ड ने, तो वो अपने हनीमून पर गए हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके साथ इस समय इनकी वाइफ थी। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। एंड स्टेट्स डेस्परेटली that the two of them need to treat each other with honesty and authenticity। तो वो क्या कह रहे हैं अपनी वाइफ से, अपनी वाइफ को कह रहे हैं लव, और क्या कह रहे हैं, इस बात को बहुत डेस्परेटली कह रहे हैं कि अब क्योंकि जो रिलीजियस फेथ है वो तो अब इस दुनिया में बची नहीं है, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है ट्रीट ईच अदर विद ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी, कि हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा बने रहना चाहिए। दिस इज बिकॉज द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो अभी की जो दुनिया है उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करें कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें और ऑथेंटिक रहें। दो इट हैज़ अ ड्रीम लाइक क्वालिटी ऑफ वैरायटी, ब्यूटी एंड न्यूनेस। तो देखिए यहाँ पर किसके बारे में कह रहे हैं, इस दुनिया के बारे में, कि हालांकि ये कैसा लगता है, इट हैज़ अ ड्रीम लाइक क्वालिटी, कि इसमें एक सपने जैसी क्वालिटी ऑफ वैरायटी है, यानी ऐसा देखने में लगता है कि इस दुनिया में बहुत वैरायटी है, बहुत सारी विविधताएं हैं। ब्यूटी एंड न्यूनेस है, बहुत खूबसूरती है और बहुत ही नयापन है इस दुनिया में। डजेंट एक्चुअली ऑफर जॉय, लव और क्लैरिटी, जबकि वास्तव में ये दुनिया ना तो जॉय ऑफर करती है, यानी ना तो इस दुनिया में कोई खुशियां हैं, ना ही प्रेम है और ना ही क्लैरिटी है। नाइदर क्लेम्स द स्पीकर कैन इट प्रोवाइड सर्टेनिटी, और स्पीकर ये भी क्लेम करता है कि ये दुनिया कोई सर्टेनिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, पीस और रिलीफ फ्रॉम पेन, और ना ही ये कोई शांति यानी कि पीस दे सकती है, और ये जो दर्द हैं, ये जो तकलीफें हैं, इनसे किसी भी किस्म का रिलीफ भी इस दुनिया में नहीं है। द स्पीकर देन कंपेयर्स देयर कलेक्टिव सिचुएशन टू स्टैंडिंग ऑन अ फ्लैट एंड डार्क पीस ऑफ लैंड, और इसके बाद स्पीकर कंपेयर करता है अपनी और अपनी प्रेमिका की सिचुएशन को किस चीज से, जैसे कि वो खड़े हैं किसी अंधेरी जमीन पर, फ्लैट जमीन पर, जहां पर बिल्कुल अंधेरा है, ऐसी कोई जगह, विच इज कॉट अप इन द केओस ऑफ फाइटिंग, और जो किस तरह पर वहां पर बिल्कुल केओस फैला हुआ है। केओस का मतलब होता है कि बिल्कुल अराजकता फैली हुई है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद चल रहे हैं। हियर बैटल्स बिटवीन अननोइंग ग्रुप कॉन्टिन्यू, यहाँ पर लड़ाइयाँ बिल्कुल अनजान लोगों के बीच में हो रही हैं, मतलब कोई जानता नहीं है कि कौन लोग हैं, ये सब आपस में लड़ रहे हैं अंडर टू कवर ऑफ डार्कनेस, और वो अंधेरे में एक दूसरे से यहाँ पर लोग लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग बिना ये जाने कि वो क्यों लड़ रहे हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों, ये थी इस पोएम की समरी, और अब हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम इस पोएम का फॉर्म डिस्कस करेंगे। डोअर बीच हैज़ बीन नोटेड बाय मैनी क्रिटिक्स फॉर इट्स अनयूजुअल फॉर्म, यानी कि बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने डोअर बीच को इसलिए जो है वो नोट करते हैं, यानी खास तवज्जो देते हैं कि इसका जो तरीका है लिखने का, इसकी जो फॉर्म है वो अनयूजुअल है। द पोएम इज हाईली इरेगुलर एंड डज नॉट फिट विद एनी स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म, यानी ये पोएम बिल्कुल ही इरेगुलर है और किसी भी स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म को नहीं ये रिप्रेजेंट करती, उसमें ये फिट नहीं होती है। एंड एज सच इज कंसिडर्ड एन अर्ली प्रिकर्सर ऑफ फ्री वर्स, और इसीलिए इस पोएम को अर्ली प्रिकर्सर माना जाता है, किसका, फ्री वर्स का। फ्री वर्स फॉर्म ऐसी पोइट्री होती है जिसमें किसी भी फॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये इस तरह, लेकिन इस समय तक फ्री वर्स नहीं पॉपुलर थी, तो इस पोएम को फ्री वर्स फॉर्म का प्रिकर्सर माना जाता है, यानी कि जिसने इसकी शुरुआत की होगी अर्ली एज में, बिल्कुल फ्री वर्स नहीं है, लेकिन इसी से आगे चल के फ्री वर्स फॉर्म ऐसी ही पोएम से डेवलप हुई थी। एंड अदर 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंटेशन विद फॉर्म,
और 20वीं सदी के और जो दूसरे एक्सपेरिमेंट हुए थे फॉर्म में, उन सब की शुरुआत इन पोएम्स से हुई थी। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टैंजा, यानी कि ये पोएम जो है ये टोटल 4 स्टैंजा की बनी हुई है, ईच ऑफ डिफरेंट लेंथ, और ये सभी स्टैंजा जो हैं वो अलग अलग लेंथ के हैं। द फर्स्ट स्टैंजा इज 14 लाइन्स, इसका जो पहला स्टैंजा है वो 14 लाइन्स का है। द सेकेंड इज 6, यानी कि दूसरा स्टैंजा 6 लाइन्स का है। द थर्ड 8 एंड द फोर्थ 9, यानी कि आखिरी स्टैंजा 9 लाइन्स का है। अब हम इस पोएम की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। रिटन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा, मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एरा के पोएट थे और ये पोएम विक्टोरियन एरा में लिखी गई है, यानी जिस समय इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया थी उस समय ये पोएम लिखी गई थी। मैथ्यू आर्नल्ड्स डोवर बीच एडमिट्स टू एंड लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना या शोक करना, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। तो इस पोएम में, डोवर बीच नाम की जो पोएम है, इसमें मैथ्यू आर्नल्ड इस बात को एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं और अफसोस जताते हैं, शोक मनाते हैं। किस चीज़ के लिए? लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के लिए, कि अब जो है रिलीजियस फेथ जो थी वो हम लोगों ने खो दी है, अब इस दुनिया में धर्म में विश्वास लोगों में नहीं बचा है। दैट केम विद एडवांसेस इन वेरियस फील्ड्स एट द टाइम। और ऐसा क्यों हुआ था? असल में अगर आप हिस्ट्री को देखें, ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, तो इस समय में बहुत सारे नए नए साइंटिफिक खुलासे टाइप के हो रहे थे, साइंस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और लोगों के सामने बिल्कुल नई चीज़ें आ रही थी। तो इसका बड़ा असर पड़ा था रिलीजन के ऊपर, कि लोगों का रिलीजन में विश्वास घटता जा रहा था। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि आज का जो ज़माना है उसमें हमने रिलीजियस फेथ को खो दिया है। इस बात को वो एडमिट भी करते हैं और लैमेंट भी करते हैं, यानी कि अफसोस भी मनाते हैं, शोक भी मनाते हैं। फॉर द स्पीकर लॉस ऑफ फेथ इक्वेट्स द लॉस ऑफ सर्टेनिटी। और स्पीकर का ऐसा मानना है, या फिर स्पीकर के लिए जो लॉस ऑफ फेथ है वो इक्वल है, समान है, किस चीज़ के? लॉस ऑफ सर्टेनिटी के। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। तो अब ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में अब कोई भी निश्चितता नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, कहीं कुछ भी हो सकता है। डोवर बीच क्वेश्चंस ह्यूमन काइंड रिलेशनशिप विद नेचर। और ये पोएम जो है डोवर बीच, ये सवाल उठाती है मनुष्य के रिलेशनशिप की। किसके साथ? नेचर के साथ। इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस और द सबलाइम इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो पोएम के शुरुआत में इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत रात का समय बताया समुद्र के किनारे का, तो उसमें कोई हैप्पीनेस पाने के बजाय द स्पीकर फाइंड्स अ डीप सेंस ऑफ सॉरो। स्पीकर को इसमें एक सॉरो का डीप सेंस, यानी बहुत ही दुखद माहौल मिलता है, बहुत वो दुखी महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? देखिए, आप एक बात और ध्यान रखिए कि विक्टोरियन एरा जो थी वो रोमांटिक एरा के बाद का समय है, ठीक बाद का समय है। और जो रोमांटिक पोएट थे वो बहुत ही ज़्यादा नेचर को बहुत ग्लोरीफाई करते थे, लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है कि वो नेचर में कोई रिलीफ पाने के बजाय उससे वो दुखी हो रहे हैं। द कोल्ड इंडिफरेंस एंड वास्ट पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड मेक द स्पीकर फील स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट, यानी कि ये जो नेचर का इंडिफरेंस है बिल्कुल किसी भी चीज़ के प्रति, और उसकी जो वास्ट पावर है नेचुरल वर्ल्ड की, उसकी वजह से स्पीकर बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस कर रहा है। आगे देखते हैं। विद द रिट्रीट ऑफ रिलीजन कॉजिंग अ क्राइसिस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ। और ये जो रिट्रीट मतलब वापस लौटना, तो रिलीजन जो वापस लौट गया है, वापस चला गया है, उसने क्या कॉज किया है? ए क्राइसिस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ, यानी अब स्पिरिचुअल फेथ में एक क्राइसिस आ गई है। द स्पीकर टर्न्स टू लव एज एन आंसर फॉर द लॉस ऑफ गॉड। और जो लॉस ऑफ गॉड है, यानी अब जो ईश्वर की जो अनुपस्थिति है इस दुनिया में, तो उसका आंसर कहाँ पर ढूंढ रहा है स्पीकर? वो ढूंढ रहा है लव में, यानी कि प्रेम में। परहैप्स द पोएम सजेस्ट, और शायद ये पोएम सजेस्ट करती है, लव बिटवीन पीपुल कैन कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड मैनकाइंड। कि शायद प्रेम ही वो चीज़ है, लव ही वो चीज़ है जो कि मनुष्य यानी मानवता और ईश्वर के बीच का जो कनेक्शन है, जो कि अब टूट चुका है, उसे कंपनसेट कर सकती है, यानी उसकी जगह ले सकती है। बट द पोएम ओनली आर्ग्यूज दैट
लव हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग द सर्टेनिटी। लेकिन ये पोएम जो है ये केवल ये कहती है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लव ऐसा कर सके, प्रेम ऐसा कर सके। क्या कर सके? कि जो चीजें दैट रिलीजन वंस डिड, कि जो स्थान एक समय इस दुनिया में रिलीजन का था, जो चीजें वो करता था, इस बात की केवल वो पॉसिबिलिटी जता रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेम यानी कि लव उसकी जगह ले सके। इट डजेंट मेक द केस दैट दिस इज इनएविटेबल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा कि लव रिलीजन की जगह ले लेगा। वो खाली ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि लव जो है वो रिलीजन की जगह ले पाए। आगे चलिए देखते हैं, इस पोएम के मीटर के बारे में बात करेंगे। द मीटर इन डोवर बीच इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, यानी इस पोएम का मीटर जो है वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल है। एनी टाइम अ पैटर्न सीम्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ, और जब भी ऐसा लगता है कि कोई एक पैटर्न एस्टैब्लिश होने वाला है, इट इज सून डिसरप्टेड, तो ये तुरंत ही डिसरप्ट हो जाता है यानी टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लाइन 10 फीचर्स एम्बिक पेंटामीटर, यानी इस पोएम की जो 10th लाइन है उसमें एम्बिक पेंटामीटर है। वेयर एज लाइन 21 इज अ लाइन ऑफ एम्बिक डायमीटर, जबकि जो 21th लाइन है इस पोएम की उसमें एम्बिक डायमीटर का इस्तेमाल हुआ है। अब इस पोएम की राइम स्कीम हम डिस्कस करेंगे। लाइक अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि ये जो फॉर्म है, ये जो जिस तरह से पोएम लिखी गई है, इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की तरह द राइम स्कीम इन डोअर बीच इज इरेटिक। इरेटिक का मतलब है इरेगुलर, तो डोअर बीच की जो राइम स्कीम है वो भी इरेगुलर है एंड अनप्रेडिक्टेबल, और ये पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल भी है। इट कांट क्वाइट बी सैड दैट देयर इज नॉट अ राइम स्कीम, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं। लाइन्स सर्टेनली डू राइम स्ट्रांगली, और निश्चित रूप से इस पोएम की जो लाइन्स हैं वो राइम करती हैं और स्ट्रांगली राइम करती हैं। बट दे डोंट सेटल इनटू एन ओवरऑल पैटर्न, लेकिन वो भी किसी पैटर्न में सेटल नहीं होती, यानी जितने भी पोइट्री के राइम स्कीम के जो पैटर्न हैं उसमें से वो किसी को भी फॉलो नहीं करती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।